हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर ए एन क्लासेस। ये वीडियो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस में मैक्सिमम अंक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के तहत बनाई जा रही है। आप इसको ध्यान से देखें, एक दो बार देखेंगे, नोट्स बनाने या रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। केवल हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यूस बने रहें। देखिए कैसे धड़ल्ले से याद कराया जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि किस स्थान से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। किस स्थान से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। लेकिन अब इसके बारे में देखते हैं कि और मेहरगढ़ से क्या क्या संबंधित है। तो मेहरगढ़ सबसे पहले देखते हैं कहाँ है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान प्रांत में है। और मेहरगढ़ से कौन सी नदी बहती है? नदी कौन सी हो जाएगी? तो सोन नदी। कौन सी नदी? सोहन नदी। उसके बाद यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम यहाँ से प्राचीनतम मानव बस्ती का प्रमाण मिला है। और क्या मिला है? अस्थाई आवास के भी यहाँ से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और देखिए, ये अब मेहरगढ़ का अगर देख लें तो मेहरगढ़ किस समय का है? तो ये नौपाषाणी के समय से ही है। ये क्या है? नौपाषाणिक काल में भी यह नौपाषाणिक स्थल है। और भी बतलोगे कि नौपाषाणिक स्थल है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? नौपाषाणिक स्थल है तो नौपाषाणिक स्थल है तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पर? इसे तो हम लोग सिंधु सभ्यता स्थल में पढ़ा है। तो सबसे पहले ये जो था ये नौपाषाणिक स्थल ही था, लेकिन ये आगे चल के इसी पर आकर के सिंधु सभ्यता भी फली फूली। अब यहाँ से देखोगे तो ये जो जगह थी ये कपास उपजाए जाने का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? कपास उगाने का प्रमाण। कपास उगाने का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। अब देखिए, ये अगर नौपाषाणिक है तो यहाँ से भी कुछ मिला होगा। तो नौपाषाणिक होने के बाद यहाँ से आपको मिल गया कि यहाँ से कृषि का प्रमाण मिले हैं कि यहाँ कृषि की जाती थी। और क्या प्रमाण मिला है? अस्थाई आवास। अस्थाई आवास मिल गया। और क्या मिल गया? यहाँ से कुम्हार का चाक पहिया। कुम्हार का चाक पहिया भी यहाँ से मिला है। और यहीं से फिर क्या मिला? मृदभांड। मृदभांड का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। ये उसमें से भी कौन सा? ये चाक निर्मित मृदभांड का भी प्रमाण मिला है। अब बढ़िए आगे, ये यहाँ हो गया। अब यहाँ से देखेंगे आगे इसी में, तो इसी में मिलेगा आपको पशुपालन। ये हो गया पशुपालन। तो पशुपालन के प्रमाण दो जगह से मिलता है। एक ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। और क्या मिलता है? राजस्थान के बागौर से। राजस्थान के बागौर से भी क्या मिलता है? पशुपालन का प्रमाण मिलता है। और पशुपालन में कौन सा पहला जानवर पाला गया? तो फर्स्ट पालतू जानवर, सर्वप्रथम पाले जाने वाला जानवर कौन सा था? तो था कुत्ता। कौन सा? कुत्ता। अब देखिए, मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से जो पशुपालन का समय है, पशुपालन कहाँ से शुरू हो गया था? पशुपालन का प्रमाण मिलना शुरू हो गया था
यहाँ बढ़िए, मध्य पाषाण काल से। कब से? मध्य पाषाण काल से। और यहीं से काम और शुरू हो गया था। क्या चीज? मृतकों का अंतिम संस्कार। मृतकों का अंतिम संस्कार, जो मरने पर हम लोग जलाते जो दफनाते हैं, वो स्टार्ट इसी समय हो गया था, मध्य पाषाण काल में। जैसे यहाँ पर आपको पशुपालन का प्रमाण मिला, कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से या राजस्थान के बागौर से। ऐसे ही एक जगह थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में 3 जगहें थी। नवपाषाण काल में 3 जगह कौन कौन सी? बुर्जहोम, बुर्जहोम और गुफकराल, गुफकराल और सरायखोला। सरायखोला, इन तीनों जगहों से भी क्या मिला हमें प्रमाण? गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। अब ये हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। देखिए एक एक क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी। तो आर्यों के लिए देख लीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि सामाजिक व्यवस्था आर्यों की समय क्या थी। सामाजिक व्यवस्था अगर हम आर्यों की देखें तो इनका सबसे जो छोटा होता था, परिवार से शुरू करते हैं, जिसे कुल या परिवार, जैसे नहीं होता झगड़ा वगड़ा आपस में, तो लोग बोलते हैं मैं तेरा कुल का पूरा नाश कर दे। तो वही कुल या परिवार, जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार, उसके कई कुल से मिलकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। और कई ग्राम से मिलकर के क्या बनता था? 20 बनता था। और कई 20 से मिलकर क्या बनता था? जन बनता था। और कई जन से मिलकर क्या बनता था? राष्ट्र बनता था। तो ये हो गया इसका प्रशासनिक वर्गीकरण। क्या हो गया ये? प्रशासनिक वर्गीकरण। अब ये बताइए कि कुल होगा तो उसका कोई मुखिया भी होता होगा, तो मुखिया को क्या बोलते थे इस समय? कुलप या कुलपति। कुलप या कुलपति। और ये होता कौन था? तो ये परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता था। सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, महिला नहीं, पुरुष सदस्य होता था इसका मुखिया। वैसे ही ग्राम का भी कोई रहता होगा मुखिया, तो उसे क्या बोलते थे? ग्रामणी। वैसे ही 20 का रहता होगा तो 20 का 20पति। वैसे ही जन का, तो जन का क्या बोलते हैं? गोप। वैसे ही राष्ट्र का, तो राष्ट्र का क्या बोलते थे? राजन। अब इनके समय पर एक संस्था हुआ करती थी। संस्था, संस्था का नाम क्या था? संस्था इनके समय पर संस्था हुआ करती थी। संस्था बेसिकली इनमें 3 हुआ करती थी। कौन कौन सी? देखिए, एक संस्था होती थी सभा, उसके बाद समिति, उसके बाद विदत। इनमें 3 ये सभाएं हो गई। अब इसमें सभा किसके लिए होती थी? ये जो संस्था सभा थी, सभा किसके लिए होती थी? ये न्याय के लिए होती थी। और ये समिति जो थी, ये सामान्य लोगों की समिति, सामान्य लोगों की क्या थी? ये समिति के लोग क्या करते थे? समिति के लोगों का, सभा का काम था न्याय दिलाना, और समिति का काम राजा को चुनना था। राजा चुनते थे कौन लोग? समिति के लोग। ये सामान्य लोग होते थे। अगला हो गया विदत। विदत का काम होता था धार्मिक और सैनिक कार्यक्रम को देखना। धार्मिक और सैनिक।
अब एक बार इसको दोबारा दोहराते हैं। इसको दोबारा दोहराते वक्त देखते हैं कि आर्यों के समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे नीचे कुल होता था, कुल के बाद ग्राम आता था, ग्राम के बाद 20, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। अब छोटे छोटे जो सबसे छोटा परिवार होता था, उस परिवार का सबसे बड़ा जो पुरुष सदस्य होता था, वो इसका क्या होता था, मुखिया होता था। उसे क्या बोलते थे, कुलप या कुलपति। ग्राम वाले को ग्रामणी, 20 वाले को 20पति, जन वाले को गोप और राष्ट्र को राजन बोलते थे। ये इनका हो गया प्रशासनिक वर्गीकरण। अब इसमें संस्था हुआ करती थी 3। कौन सी? एक सभा, उसके बाद समिति, उसके बाद विदत। ये 3 सभाएं होती थी। अब इनमें सभा का काम होता था न्याय करना, और समिति सामान्य लोगों से बनी होती थी, इसका काम क्या होता था, राजा को चुनना। और विदत होता था, ये धार्मिक और सैनिक कार्यक्रम को देखता था। अब इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ के देखते हैं कि सबसे पहले आर्य आया है, तो आर्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आर्य। आर्य का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ या कुलीन या आदरणीय, आदरणीय या सम्मानीय, या सम्माननीय। आर्यों को एक और नाम से जाना जाता था, उसका क्या बोलते थे, पंचजन। पंचजन। अब इन्हें पंचजन क्यों कहा जाता था, तो ये 5 कबीलों से मिलकर बना हुआ था। 5 कबीलों से मिलकर के बना हुआ था। इसमें पहला कबीला का नाम था अनु, पहले वाले को अनु, दूसरे वाले को द्रुहु, तीसरा पुरु, चौथे नंबर पर आता था तुर्वस। ये जो कबीला था सबसे स्ट्रांग कबीला था। क्या था? स्ट्रांग कबीला था। और उसके बाद आता था यदु। ये हो गए 5 कबीले। अब ये जो 5 कबीले थे, ये वाले, ये पांचों कबीले कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। तो यहाँ तक कहानी खत्म हुई अगले वाले क्वेश्चन की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद के बारे में देखते हैं। अब ये देख रहे हो कि एक एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन निकले, अभी 2 ही क्वेश्चन हुए, पूरा भर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ। आप एक एक क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। जितना अच्छा से तोड़ पाओगे उतना अच्छे तरह से आप याद कर पाओगे। जैसे मगध महाजनपद को, इनको उखाड़िए इस साइड में। मगध महाजनपद, ये 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उस समय पर, 16 महाजनपदों में ये सबसे शक्तिशाली था। ये क्या था? सबसे शक्तिशाली था सबसे। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है कि उस समय मगध महाजनपद था या अदर जनपद थे, तो ये उस समय मिलता था प्रमाण। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो प्रमाण मिलता है बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध ग्रंथ से। अब बौद्ध ग्रंथ के किस से? तो अंगुत्तर निकाय से, अंगुत्तर निकाय से। एक और बुक है जैन धर्म की, जैन धर्म की ग्रंथ में से भी निकलता है। जैन धर्म किससे निकलता है? भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र से पता चलता है कि उस समय पे जनपद हुआ करता था, उन जनपदों में कौन सा जो मगध महाजनपद था सबसे स्ट्रांग था। तो ये कहानी इसका भी खत्म हो गई। अब देखिए इसमें ही आगे बढ़िए। तो मगध महाजनपद की अगर हम कैपिटल देखें, ये मगध महाजनपद था, इसकी कोई राजधानी भी हुआ करती थी। तो इसकी राजधानी कहाँ होती थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में।
अब इसको किसी ने बनाया भी होगा कि ये कैपिटल है, तो किसी ने बनाया होगा, तो इसको कैपिटल बनाया उदयन ने। किसने? उदयन ने। अब बताओगे कि उदयन किस वंश का शासक था? तो उदयन को हर्यक वंश का शासक था। अब हर्यक वंश आ ही गए हो, तो यहां से देख लो कि हर्यक वंश को सबसे प्राचीनतम और वास्तविक राज्य वंश माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वास्तविक राजवंश माना जाता है। राजवंश माना जाता है। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये बिंबिसार था। बिंबिसार का को अन्य नाम से जानते थे, उसका नाम क्या नाम था? श्रेणिक। ये कहाँ से पता चलता है? ये जैन धर्म से पता चलता है, जैन धर्म ग्रंथों से। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। इसने अपने पिता को ही मार करके, इसने अपने पिता को मार कर राजा बना था, इसलिए इस वंश को क्या पितृहंता वंश भी कहते हैं। और अजात शत्रु का पुत्र कौन था? तो अजात शत्रु का पुत्र निकला उदयन। ऐसा कहा जाता है कि उदयन भी अपने पिता को मारकर ही राजा बना। तो बोलते हैं कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। तो बिंबिसार को किसने मार कर राजा बना? अजात शत्रु। अजात शत्रु को मार कर राजा बना कौन? उदयन। और अजात शत्रु को भी एक अलग नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुणिक। अब देखिए, उदयन के बाद और भी कुछ राजा बने। उदयन के बाद भी राजा बने, कौन कौन से? अनिरुद्ध। हर्यक वंश के और भी राजा, अनिरुद्ध, उसके बाद मुंड, उसके बाद नागदशक। अब जो उदयन था, उदयन ने कैपिटल बनाया था किसको? पाटलिपुत्र को। यहाँ देखिए, जो उदयन था, उदयन पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अब इसको किसने सबसे पहले बदला? तो उदयन बना दिया पाटलिपुत्र का राजधानी। और पाटलिपुत्र के बाद आया कौन? शिशुनाग। पाटलिपुत्र को कन्वर्ट किया किस में? वैशाली में। वैशाली कैपिटल लेके चला गया, कौन सा? शिशुनाग। अब उसके बाद फिर पाटलिपुत्र लाया कौन? पाटलिपुत्र फिर राजे का लेके आ गया, कौन सा? कालाशोक। राजधानी कौन सा लेके आ गया? कालाशोक। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर दे रहा है, इसके लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो ये तो एकदम बिल्कुल इजी आंसर है, सभी लोग जानते होंगे, अशोक। लेकिन हम इसका आगे बताते हैं। आगे देखिए इसका कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? ये गवर्नर था ये उज्जैनी का। कहाँ का? उज्जैनी का। उज्जैनी का गवर्नर था। उसके बाद अब ये बोलता है कि अब ये युद्ध नहीं करेगा। ये कहाँ से पता चलता है? तो ये कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध लास्ट में लड़ा था। कलिंग युद्ध के बाद ये कहाँ से मिलता है? कलिंग युद्ध के 13वें बृहद शिलालेख से ये प्रमाण मिलता है कि ये अब युद्ध नहीं करेगा। ये भैरी घोष से किस तरफ कन्वर्ट हो गया है? धम्म घोष की तरफ। यानी कि अब युद्ध का रास्ता छोड़ करके अब किस में चला गया? भजन कीर्तन या धम्म के रास्ते पर चला गया है। अब देखिए,
अब अशोक, अशोक के दो पुत्र पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री। इन्हें अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, पुत्री का नाम संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा। ये प्रमाण मिलता है कि इन दोनों को श्रीलंका भेजा था किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें दिख रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य विकल्प में, तो ये कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक। कौन था ये? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया। अब केसरिया बढ़ते हैं, कहाँ है? तो केसरिया पूर्वी बिहार में है। कहाँ है? पूर्वी बिहार में। पूर्वी बिहार में अगर पूछें कहाँ है, तो ये चंपारण जिले में है। कहाँ है? चंपारण जिले में। और चंपारण जिले से ही आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन कौन से अभिलेख हैं, मिले हैं? लौरिया, अरेराज और लौरिया लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। अब यहाँ से क्या मिले हैं? लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं। अब देखिए, केसरिया तो पता चल गया कि आपको कहाँ है। केसरिया पूर्वी बिहार में है। और धमेक कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अमरावती कहाँ है? तो अमरावती आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और भरहुत कहाँ मिलेगा? तो भरहुत मिलेगा आपको एमपी में। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, ये तो यहाँ तक हो गया सबसे, केसरिया जो है सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा तो हो ही गया। इसमें और आगे बढ़ा लीजिए, ये सबसे बड़ा एवं ऊंचा स्तूप है, ऊंचा स्तूप है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्तूप पापरीवाहा है। कौन है? पापरीवाहा। ये कहाँ है? लुम्बिनी में है। कहाँ है? लुम्बिनी में। ये भी क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हस्तिनापुर का लौह कार्यक्रम स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया जाता है? तो ये कुछ खास टफ क्वेश्चन ही बोला जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अब टफ क्वेश्चन अगर इसे बना दे तो इसे बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस एरिया में? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकटवर्ती एरिया में पाया जाता था। निकटवर्ती अंग में क्या होता था? पाया जाता था। यहाँ से प्राचीन मंदिरों के अवशेष से लौह धातुक्रम पाए गए। प्राचीन मंदिरों के अवशेष से लौह धातुक्रम पाए गए। अब लौह काल का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? ये जो लौह काल दिख रहा है, लौह कार्यान्वयन, लौह काल का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलता है? तो लौह काल का प्रमाण हस्तिनापुर से, एक तो हस्तिनापुर मिल गया, और एटा जिले के अतरंजी खेड़े, एटा से अतरंजी खेड़ा, और कौन सा? जखेड़ा से क्या मिलता है प्रमाण कि ये हस्तिनापुर का लोहा का प्रमाण हस्तिनापुर से मिलता है।
साक्ष कहाँ से मिलता है? साक्ष हस्तिनापुर से और एटा के अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन सा? चौहान शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज तृतीय का देखिए, इसे राय पिथौरा नाम से भी जानते थे। किसे? राय पिथौरा। राय पिथौरा नाम से भी जानते थे। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो चंदर बरदाई। चंदर बरदाई इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन सी कुछ पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोला जाता था इसको। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब ये वासुदेव आगे बढ़िए, ये एक वसुदेव मिला है। तो वासुदेव कौन था? तो ये कौरव वंश का संस्थापक है। कौरव वंश का संस्थापक है। अब देखिए, अगर यहाँ पृथ्वीराज चतुर्थ की जगह पृथ्वीराज द्वितीय आ जाता तो और भी खतरनाक क्वेश्चन बन जाता। पृथ्वीराज द्वितीय की जगह चतुर्थ आ जाता तो और भी खतरनाक बनता, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ विग्रह राज चतुर्थ ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? हरिकेली नामक। हरिकेली पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। और इनके दरबारी कवि कौन थे? इनके दरबारी कवि थे सोमदेव। कौन? सोमदेव। और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तक कौन सी लिखी? तो पुस्तक लिखी है विग्रहराज। विग्रहराज। यहाँ तक कहानी खत्म। और ये सोमदेव एक और काम किया था। सोमदेव ने एक स्कूल का स्थापना किया था, संस्कृत विद्यालय, जिसे बाद में मुगल शासकों ने तोड़ के क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो बथुकम्मा महोत्सव क्या है? सबसे पहले तो यही देखना होगा। बथुकम्मा महोत्सव ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कब? सितंबर एंड अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। सितंबर और अक्टूबर महीने में। ये 9 दिनों का त्यौहार होता है। ये 9 दिनों का त्यौहार होता था। ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता था। और ये होता क्या था? ते रंग बिरंगा पुष्पों का महोत्सव होता था। रंग बिरंगा पुष्पों का महोत्सव होता था। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि अटुकल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता था? तो ये केरल में मनाया जाता है। और केरल के किस प्रांत में? तिरुअनंतपुरम में। तिरुअनंतपुरम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, हरमिंदर साहब पंजाब के किस शहर में स्थित है? अब हरमिंदर साहब के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हरमिंदर साहब है क्या। तो हरमिंदर साहब को और दूसरे नामों से जाना जाता है स्वर्ण मंदिर। अब धीरे धीरे समझ में आया होगा जब नाम सुने होंगे तो। स्वर्ण मंदिर, या इसी को और किस नाम जानते हैं? दरबार साहिब। और किस नाम से जानते हैं? दरबार साहिब। और यह है कहाँ? तो यह है अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। और इसका शुभारंभ जो हरमिंदर साहब है, इसको बनाने के लिए शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किए थे
गुरु रामदास ने। किसने स्टार्ट किया था बनवाना? गुरु रामदास ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग किसके द्वारा बनवाया गया था और यह में स्थित है? अब देखिए, ये प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग किसने द्वारा बनवाया गया? बाबर द्वारा बनवाया गया था। लेकिन अब सबसे पहले बाबर द्वारा ये चिनते हैं कि कौन सी शैली स्टार्ट की थी। तो बाबर ने एक 4 बाग शैली अपनाई थी। 4 बाग शैली का निर्माण किया था। 4 बाग शैली का अगर जनक पूछे तो 4 बाग शैली का जनक कौन है? बाबर है। अब देखिए, जो 4 बाग शैली है ना, ये जो 4 बाग शैली है, इसी के तहत आराम बाग बनवाया गया था। इसी के तहत आराम बाग बनवाया गया था। और ये किस पर आधारित है? 4 बाग शैली पर ही, 4 बाग शैली पर आधारित है ये। अब देखिए, अगर बाबर से और कुछ देखा जाए तो इसने कुछ निर्माण कराया था। इसके द्वारा निर्माण की गई कुछ मस्जिदें हैं, जैसे कि इसने निर्माण कराया था काबुली बाग मस्जिद। कौन? काबुली बाग। और पानीपत मस्जिद। पानीपत मस्जिद। और क्या निर्माण कराया था? एवेन्यू गार्डन का। एवेन्यू गार्डन का निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए, इसके द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? तो इसके द्वारा लड़े गए युद्धों को एक ट्रिक से याद कर सकते हो। क्या? पखा, चंघा। प से पानीपत प्रथम, पानीपत फर्स्ट। ख से खानवा। च से चंदेरी। और घा से घाघरा। अब इन चारों युद्धों में एकदम ध्यान से देखिए, ये लड़ा गया 1526 में, ये हो गया 1527 में, खानवा का युद्ध 1527, और ये 1528 में, एकदम क्रम से है, और ये 1529 में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए, इन चारों युद्धों में चाहे पानीपत हो, खानवा हो, चंदेरी हो या घाघरा हो, इन चारों में बाबर तो रहेगा एक। अब जो दूसरा इसके विपक्ष में खड़े थे वो कौन थे? तो पानीपत प्रथम में कौन था? इब्राहिम था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम के साथ बाबर ने लड़ा। और पानीपत का द्वितीय जो 1527 में हुआ था, खानवा का युद्ध था, किसके साथ लड़ा गया? बाबर और राणा संगा के बीच। राणा संगा के बीच। जो तीसरी युद्ध थी चंदेरी का, चंदेरी 1528 में, किसके किसके बीच? बाबर और मोदिनी राय। बाबर और मोदिनी राय के बीच लड़ा गया। उसके बाद लास्ट 1529 में कौन युद्ध लड़ा? बाबर और अफगानों के बीच में ये हुआ था। बाबर और अफगान शासकों के बीच। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई? अब देखिए, इसका विकल्प दे रखा है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। अब आपके दिमाग की बत्ती जली होगी, क्या बात करे हो, औरंगजेब कैसे हुआ? औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर स्टार्ट कर दिया था। ये पुस्तक क्या खाक लिखवाएगा? इसने जजिया कर स्टार्ट कर दिया। फिर क्या स्टार्ट कर दिया? तीर्थ कर स्टार्ट कर दिया। तीर्थ पर कर लगा दिया। और क्या लगा दिया? नवरोज कर लगा दिया। नवरोज उत्सव पर भी क्या लगा दिया? इसने कर स्टार्ट कर दिया। तो बोलो ये कि कैसे औरंगजेब ने, लेकिन करेक्ट आंसर यही है, इसने सब कुछ पर लगाया। जजिया कर भी लगाया, इसने जजिया कर भी स्टार्ट किया, तीर्थ कर भी स्टार्ट कर दिया, और नवरोज उत्सव। इसके बावजूद ये जो था, ये
संगीत वाद्य यंत्रों पर कोई रोक छोक नहीं मिलता है। इसके समय संगीत वाद्य यंत्रों पर कहीं रोक टोक नहीं लगा। इसी वजह से संगीत वाद्य यंत्रों पर सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई। और ऐसे ही कुछ किताब का नाम याद आ गया। देखिए, यदि हम लोग देख ही रहे हैं कौन सा, मुगल शासकों को, तो मुगल शासकों में दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। एक हो गया बाबर। बाबर ने किस नाम से लिखी? बाबरनामा। बाबर ने क्या लिखी? बाबरनामा। ये इसकी आत्मकथा है। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, किसके? तुजुक ए बाबरी। किस नाम से जानते हैं? तुजुक ए बाबरी। आगे बढ़िए। ऐसे ही एक और शासक है, जहांगीर। इसने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसने लिखी तुजुक ए जहांगीरी। क्या लिखी? तुजुक ए जहांगीरी। ये हो गया यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? अब देखिए, ये सीपी इल्बर्ट बिल जो थी, इसको यहाँ देखते हैं। सीपी इल्बर्ट बिल, सीपी इल्बर्ट बिल, सीपी इल्बर्ट बिल को और भी दूसरे नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे? श्वेत विद्रोह के नाम से इसे जानते हैं। क्या जानते हैं? श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह के नाम से किसे जानते हैं? इल्बर्ट बिल विवाद को। और बढ़िए, ये किसके समय में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय। अब लॉर्ड रिपन के समय क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अगर पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन सा था, तो लीटन था। कौन था? लीटन था। इसी के समय एक और आया, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अगर जनक पूछे तो यही है। स्थानीय स्वशासन का जनक अगर पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन को मानते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद ही आता है नियमित जनगणना। इसी ने स्टार्ट कराया था। क्या कराया? नियमित जनगणना भी इसी के समय पे स्टार्ट हुई। इसी समय लॉर्ड रिपन के समय। यहाँ तक कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर के दिमाग की उपज थी? तो ये कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय ही कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। कौन सा? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बक्सर का युद्ध दो नहीं, टोटल एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ तिलगुट सेना। और तिलगुट सेना में 3 शासक रहे होंगे। कौन था? मीर कासिम भाई कौन था? तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था। उसके बाद दूसरा था सुजाउदौला। सिराजुदौला नहीं, ये सुजाउदौला है। सुजाउदौला। अब ये सुजाउदौला कौन था? तो सुजाउदौला अवध का नवाब था, अवध का शासक था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये मुगल सम्राट थे। ये तीनों। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो। युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और इन तीनों सेनाओं को, तिलगुट जो सेना है यहाँ से, तिलगुट सेनाओं को हेक्टर मुनरो ने बड़ी बुरी तरह से पराजित
क्या किया, बड़ी बुरी तरह से पराजित हुई है तिलगुट सेना। उसके बाद पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 2 डेट में होती है। बेसिकली ये होती है 1665 में, और 2 तारीखों में होती है। 2 तारीखों में होती है। एक होता है 12 अगस्त, एक होती है 12 अगस्त को। 12 अगस्त में क्या करते हैं, क्लाइव और कौन एक रहता है, एक शाह आलम द्वितीय रहते हैं। शाह आलम द्वितीय कौन थे? मुगल सम्राट थे। इनको थूर थार के क्या करिए, इनको बोले कि बेटा अब तुम क्या रहो, बड़े युद्ध कर लिए, अब पेंशनर बन जाओ। पेंशन भोगी बना दिए, पेंशन भोगी बना दिए। अब दूसरा बनाते हैं कब? 16 अगस्त को। एक 12 अगस्त को हुआ था, कौन चीज? इलाहाबाद की संधि। दूसरी कब हो रही है? 16 अगस्त को। अब 16 अगस्त का भी किसी को फरियाएंगे, तो 16 अगस्त को क्लाइव एक आता है, और दूसरा रहते हैं कौन? शुजाउद दौला। कौन थे? शुजाउद दौला। शुजाउद दौला से कौन कौन से हथियार लिए? बनारस और कौन सा? कड़ा का क्षेत्र। इनसे क्या करिए, ले लिए, कड़ा 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 का क्षेत्र ले लिए। अब बच गए कौन? बंगाल के शासक। अब बंगाल के शासक कौन? मीर कासिम। अब इनको रोक कर कुछ लगा यहाँ से, तो बंगाल के शासक को बोले बेटा तुम शासक बने रहो, और तुम्हें दो तरफ बांट देते हैं। एक तरफ होता है दीवानी, और दूसरी तरफ निजामत। अब ये ऊपर ऊपर उड़ रहा होगा दीवानी और निजामत क्या है। तो दीवानी को बोलते हैं राजस्व वसूली, जो पैसा रुपया जो भी कुछ आ जाए, ये दीवानी बोलते थे। और निजामत बोलते थे प्रशासनिक व्यवस्था। अब बोले कि तुम केवल प्रशासनिक व्यवस्था देखोगे, और जो पैसा और रुपया का जो टैक्स वगैरह जो कुछ भी रहेगा, कर वसूली, वो सब अंग्रेज ले लिए। ये कौन ले गए? ये ले गए अंग्रेज लोग। और प्रशासनिक किसको दे दिए? नवाब को। अब यहाँ तक इनको फरियाद है। अब टैक्स वसूलने के लिए भी किसी को बुलाए होंगे, तो टैक्स वसूलने के लिए, बंगाल का टैक्स वसूलने के लिए, यहाँ देखिए, बंगाल के लिए, एक बिहार के लिए, और एक उड़ीसा के लिए अंग्रेजों ने टैक्स वसूलर बनाया। तो बंगाल के वसूलने के लिए किसको बोला? राजा शिवराय, राजा सिताब राय को। और बिहार का किसको बना दिया? मोहम्मद राजा खां को। मोहम्मद, सॉरी, ये बंगाल का शासक किसे बनाए? बंगाल का शासक नहीं, बंगाल का टैक्स वसूलने वाला। कौन किसको? राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को। और बिहार का किसे बना दिए? मोहम्मद राजा खां को। क्या बना दिए? टैक्स वसूलर। और उड़ीसा में भी किसी को अपॉइंट किए होंगे, तो राय दुर्लभ को। राय दुर्लभ को उड़ीसा का बना दिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने। अब ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट थे। उसके बाद ये कहाँ के थे ए.ओ. ह्यूम? तो ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। अब ये कांग्रेस का सचिव रहे 1885 से लेके
1906 तो क्या रहे, सचिव रहे। अब कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एओ ह्यूम का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। अब ये क्वेश्चन नंबर खत्म। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सत्ता का अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन में भारत आया था। कौन कौन आया था? तो सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए कब हुआ था? 1946 में। और 1946 में कौन कौन आए थे? तो 1946 में पहला आया था पैथिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ये कौन था? अध्यक्ष था। और ये एक और पोस्ट भारत में था, भारत में एक और पोस्ट था। इसका क्या पोस्ट था? इसका पोस्ट था भारत राज्य सचिव था। ये भारत राज्य सचिव भी पहले से था, लेकिन इसमें क्या कैबिनेट मिशन में क्या बना, इसका पोस्ट मिला, अध्यक्ष बना। उसके बाद दूसरा आया था इसमें, दूसरा कौन था? दूसरा था स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स है जिसने क्रिप्स मिशन लेके आया था। तो ये बोर्ड ऑफ हेड था, बोर्ड ऑफ हेड था। बोर्ड ऑफ हेड का क्या नाम था? ये सचिव था। आगे बढ़िए। तीसरा भी एक था, तीसरा कौन था? तो एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर था। ये कौन था? ये नौसेना मंत्री था। अब ये अगर डेट पूछ दिया जाए कि कैबिनेट मिशन का हस्तांतरण के लिए जो चर्चा करने के लिए आए थे, वो कब आए थे? 24 मार्च, 24 मार्च 1946 को आए थे। इसी दिन, इसी को क्या बोलते हैं? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन भी इसी दिन मानते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा की गई राजस्व संग्रह की रैयत बाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। अब इसे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रैयत किसे कहते हैं, रैयत किसे कहते हैं। तो रैयत मीन्स होता था किसान, यानी किसानों, इसमें बोल दे रैयत बाड़ी में बेसिकली ये बोला गया कि जो जितने भूमि पर किसान खेती कर रहा है, जो किसान जहाँ तक जोत रहा है वो भूमि उसकी हो जाएगी। यानी किसान जहाँ तक खेती कर रहा है उसका क्या हो जाएगा? भूस्वामी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कहाँ शुरू हुई? ये स्टार्ट हुआ था मद्रास के 12 महल क्षेत्र में, 12 महल क्षेत्र में स्टार्ट हुआ। और ये कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 1790 में। और इसको अपनाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? इसको सबसे पहले अपनाया कर्नल ब्रीड ने। कौन अपनाया था? कर्नल ब्रीड ने। कर्नल ब्रीड ने 1790 में इसको क्या किया? रैयत बाड़ी व्यवस्था को अपना लिया। और इसको व्यवस्थित रूप किसने दिया? व्यवस्थित रूप दिया टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो ने। इसमें ब्रिटिश भूमि का लगभग कितना परसेंट आता था? 51% भूमि आता था। 51% भूमि पर क्या था? ये लागू थी। कौन सी? रैयत बाड़ी व्यवस्था। यहाँ तक क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले कुछ और इसमें देख लीजिए। ये हो गई रैयत बाड़ी। रैयत बाड़ी के बाद एक और आता था महालबाड़ी। एक और आता था क्या चीज? महालबाड़ी। ये कब हुआ? 1822 में लागू हुआ। इसको स्टार्ट किसने किया था? हाल्ट मैकेंजी ने। कौन स्टार्ट किया? हाल्ट मैकेंजी ने। ये लगभग ब्रिटिश भारत में 30% भूमि पर लागू होता था।
ब्रिटिश भारत के 30 भूमि पर ही लागू होता था। उसके बाद एक और स्टार्ट हुई, कौन सी? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, या इसी को दूसरे नाम से जानते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, ये किसने स्टार्ट किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये ब्रिटिश भारत की कितने परसेंट भूमि पर लागू होती थी? लगभग 19% भूमि पर लागू हुई थी। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो जमींदारी व्यवस्था स्टार्ट हुई 1790 में, और इसको अस्थाई किस कब कर दिया? अस्थाई कर दिया 1793 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में भारत ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोहरा नियंत्रण या दोहरी व्यवस्था स्थापित कर दी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दो भागों में बांट दिया इसको। एक बांट दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा बांट दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग सदस्य थे? 24 लोग रहते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 लोग थे। आइए, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? तो ये लोगों का नियुक्ति करता था, नियुक्ति पत्र बांटने का काम करते थे, जिसे इतने कंपनी में कौन से कौन लोग काम करेंगे, वो इनका काम होता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष डंडास था। कौन था? डंडास, संडास नहीं, डंडास। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? ये महात्मा गांधी के इसमें क्या लिखे थे? महात्मा गांधी के इसमें दर्शन और विचार लिखे गए हैं, दर्शन एवं विचार को लिखा गया है। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक भी कुछ लिखे होंगे। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा रची गई रचना कौन थी? आर्कटिक होम इन द वेदास, होम इन द वेदास। और क्या लिखा इन्होंने? गीता रहस्य लिखा। तिलक जी ने क्या लिखा? गीता रहस्य लिखा। और क्या लिखा? इनके दो बहुत फेमस पत्रिकाएं हैं, दो फेमस पत्रिकाएं हैं। कौन? एक मराठा और एक केसरी। अब ये कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये कठिन क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सी अंग्रेजी में थी और कौन मराठी लोकल लैंग्वेज में थी। तो मराठा, जो नाम में मराठा है वो मराठी होना चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। किस में होती थी? इंग्लिश में छपती थी। जबकि केसरी किस में छपती थी? मराठी में छपती थी, मराठी में छपती थी। अब लास्ट विकल्प दे रखा है एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने भी एक पुस्तक लिखी, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया कॉमन बिल, कॉमन बिल। और दादा भाई नौरोजी ने भी पुस्तक लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है? द पॉवर्टी, द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक कंफर्म करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर की वजह से ही हमारा क्या होता है? हौसला बुलंद होता है। इसलिए
वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।